Hello everyone and welcome you all to MS Edusphere, your NEET one-stop destination. कल फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है जिसमें हमने जोलॉजी के पेपर को डिस्कस किया है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. एज मेंशन देयर हम 10 क्वेश्चन के स्लॉट में करने वाले हैं. टुडे वी आर अपलोडिंग द बॉटनी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ नीट 2024 क्वेश्चन पेपर, ताकि आप क्लियरली एनालिसिस को समझ पाओ. और ज्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप क्लियरली देखोगे नहीं. दैट्स व्हाई आई हैव ब्रोकन देम इनटू शॉर्ट फ्रेगमेंट्स. ओके, so let us move on directly to the questions. First one is, दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as assertion reason R. Okay, so assertion क्या दिया, let us read that. First stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. ठीक है, जो आपको दिख रहा है नीचे हाईलाइटेड पोर्शन, ये एनसीईआरटी के लाइन से जिससे क्वेश्चन बना है. ठीक है, सो आई हैव अटैच्ड देम. पहले आते हैं मॉस पे. व्हाट इज मॉस? मॉस क्या है? इट इज अ ब्रायोफाइट. ठीक है, इट इज अ ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, सो इट इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो ये है ब्रायोफाइट्स का शॉर्ट रिकैप. कमिंग टू मॉस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. सेकेंड वाला क्या है वो आप कमेंट करके बताना मुझे. इसका जो प्रोटोनेमा स्टेज के बारे में बात हो रही है वो गैमेटोफाइट का फर्स्ट लाइक स्टेज है. ठीक है, इन द गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज. इज द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? यस, इट इज करेक्ट. जैसे कि आप देख सकते हो एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन्ड इज सेम लाइन दैट फर्स्ट स्टेज is the protonema stage. And let me tell you, moss or bryophyte are gametophytic plant generation. ठीक है, ये gametophytic prominently रहते हैं, sporophytic भी होते हैं बट बहुत कम टाइम के लिए. ओके, now let us read the reason. That means first statement is correct. Reason क्या दिया हुआ है इसका? Protonema develops directly from the spores produced in capsule. Does protonema develop directly from the spores? तो again come back to the NCERT sentence. You can see here this protonema के बारे में यहाँ बोल रखा है which develops directly from a spore. तो क्या इसमें हमें कोई दिमाग लगाना है? बिल्कुल नहीं. NCERT अगर आपने पढ़ा है लाइन टू लाइन तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना. सो प्रोटोनेमा स्टेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है एंड वी हैव टू फॉलो इट. दैट मीन्स कि रीजन भी करेक्ट है. दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बट क्या असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन है? इज इट दैट? यस, बिकॉज गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेज बोला गया है. व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट एक गैमेट है, राइट. सो गैमेट मीन्स दैट स्पोर इज डेड. यहाँ पे जो स्पोर बोला जा रहा है वो क्या है? वो एक गैमेट है. ठीक है, तो गैमेट से डायरेक्टली वो डेवलप हो रहा है प्रोटोनेमा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट स्टेज. ओके, सो डेफिनेटली बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट वन. In angiosperm, the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are. हमें क्या करना है? जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, वैसे तो एंजियोस्पर्म का मेजर सेक्शन अभी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, बट स्टिल विल डिस्कस शॉर्ट. एक शॉर्ट में हम बता देते हैं. आई लिस्ट आउट फ्यू थिंग्स. जैसे कि आपको पता है एंटीपोडल्स. व्हेन आई कम टू राइट एंटीपोडल्स, ठीक है, तो एंटीपोडल्स में क्या होता है? इनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? इनका प्लॉइडी लेवल होता है n. कितने एंटीपोडल्स होते हैं टोटल? 3. ठीक है, सिनर्जिड्स होता है, कहाँ होता है? एग के आसपास. ठीक है, उसका कितना होता है प्लॉइडी लेवल? वो भी n. अगेन कितने होते हैं? 2. ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है, आपको पता ही है, वो तो एक ही फॉर्म होगा. नेक्स्ट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसका होता है 3n. 3 ट्रिप्लॉइड होते हैं. क्यों? क्योंकि जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, अगर वी कम टू द एक्सप्लेनेशन, दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 वेजिटेटिव या फिर मेल गैमेट. वेजिटेटिव जो सेल होते हैं मेल गैमेट के वो आते हैं. ठीक है, सो कंबाइन करके PEN बनता है. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन. और क्या रह गया? ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड. ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई तो N होते हैं. सो ये सारा हमारा प्लॉइडी लेवल्स होता है वहां पे. नाउ कमिंग टू क्या सेट कर रहा है यहाँ पे? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड. चलिए देखते हैं. ट्रिप्लॉइड फर्स्ट वन कैंसिल क्योंकि PEN डिप्लॉइड नहीं होता है. 3n होता है. एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स नहीं, सिनर्जिड्स एंटीपोडल दोनों ही n होते हैं तो गलत. सिनर्जिड्स n, जाइगोट 2n, प्राइमरी एंडोस यस इट इज 3n. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन. बाकी रीड ही नहीं करना हमें, क्यों टाइम वेस्ट करना, राइट. चलिए नेक्स्ट आते हैं. मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस. अब मुझे ये बताइए पहले, क्या ये सिलेबस का है? इज इट फ्रॉम द सिलेबस? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से.
इट वॉज नॉट इन द सिलेबस बट क्वेश्चन आए हैं, ऐसे जूलॉजी में भी हुए हैं, राइट? तो ऐसा नहीं कि आपको देखना नहीं है, जो चैप्टर्स पहले थे उनको हम एक बार जरूर मैं इस चैनल पे वन शॉट में मेन टॉपिक्स कवर कर दूंगी, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सिर्फ उन वीडियोस को देख के अपना रेफरेंस क्लियर कर सकते हो, ठीक है? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन पे देखते हैं हम, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको टर्म्स देखना है हियर, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहला कैच है, दूसरा क्या है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस, ठीक है? तो किस प्रोसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिस इज अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि जहां पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम देख रहे हैं और एनर्जी का यूज भी होता है, ठीक है? सो वहां पे हम बोल सकते हैं कि इट इज एनर्जी का यूज होता है, देन इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच water molecules move from its region of higher concentration to the lower concentration region in presence of a semi-permeable membrane. The complete definition is this, ठीक है? तो अगर आप its वाटर का इट्स नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मतलब सिर्फ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो, इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज वो वाटर नहीं, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है? यहाँ पे कैच है, क्योंकि वाटर के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे होते हैं देन वी से इट्स फ्रॉम हाई टू लो, बट व्हेन इट इज इन जेनेरिक सोल्यूशन के कंटेक्स्ट में देन दैट इज व्हाट, सोल्यूशन का लो कंसंट्रेशन से सोल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो ऑस्मोसिस का ये डेफिनेशन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? जो कि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के हेल्प से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डायरेक्टली मूवमेंट होता है आयंस का। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट यू ऑल नो डायरेक्ट डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। पॉलिनेशन आप जान रहे हो, ठीक है? द प्रोसेस बाय विच कोई भी एजेंट जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को पिक करते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट पॉलिनेशन इज। नाउ लेट अस सी इनमें से कौन सा करेक्ट है। लार्ज कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट मतलब कि स्मेल अच्छा कौन देखेगा? लाइक इट इज नॉट समथिंग टू लाइक सी, डेफिनेटली वो स्मेल होगा, राइट? सो it is definitely by insect pollinated birds because insect pollinated birds ही वो birds मतलब plants ऐसे होते हैं जो smell से attract होते हैं, okay? या फिर बहुत सुंदर bright flowers होगा तो उससे attract हो जाएंगे वो। So insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar directly from NCERT। but दिमाग भी आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि और किस तरह के होते हैं, ठीक है? तो मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको। विंड से जो होते हैं, विंड से जो होते हैं वो क्या होता है? वो लाइट होंगे, ठीक है? वो लाइट होंगे एंड क्या होंगे? वो स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, सॉरी, ठीक है? सो वो नॉन स्टिकी होंगे विंड की वजह से। वाटर से जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लार्ज लार्ज होते हैं, ठीक है? ताकि वो फ्लोट कर रहे हैं तो वो इधर उधर हो जाए। नाउ कमिंग टू जो लाइक ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज हो गए, ठीक है, बीटल्स हो गए, उनके लिए फाउल स्मेल जो होता है, फाउल स्मेल वाले जो होते हैं दैट इज फॉर व्हाट? फॉर बीटल्स, ठीक है? वो बीटल्स के होते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? दिस वन विल बी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, फर्स्ट वन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। पहले बात है प्लियोट्रोपिज्म होता क्या है? मतलब एक सिंगल जीन है, ठीक है? एक जीन है, वन जीन, जस्ट लेट मी शो यू, वन जीन, लेकिन उनके बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है? फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत सारे हो गए। मतलब कि फिनोटिपिक मतलब क्या होता है? जो दिखता है आपको, राइट? सो जब ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वर ने, तब देखा कि बहुत अलग अलग टाइप के एक ही जीन ट्रेट्स दिखा रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? जब उसमें म्यूटेशन हो जाए, जब उसमें किसी तरह का कोई चेंज हो जाए, ठीक है? चेंज हो जाए। तो लेट अस रीड दिस। Presence of several alleles of a single gene controlling a single crossover। ये तो कोई crossover का मतलब नहीं है, बट हाँ, several alleles of a single gene, ये कहाँ होता है? This is of multiple allelism, ठीक है? लेटेस्ट मतलब स्टेटमेंट्स भी हम डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लगता रहे, ठीक है? ये किसका होता है? मल्टीपल एलेलिज्म में ऐसा होता है कि एक ट्रेट के लिए मल्टीपल एलील्स होते हैं उस जीन के, है ना? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दिस इज एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है? सो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो ये तो गलत हो गया, प्लियोट्रोपिज्म ये नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है? कहीं से भी नहीं है ये मैच। अब आप मुझे बताइए, अ सिंगल
gene affecting multiple phenotypic expression. Does it match the NCERT line? So we can see here directly NCERT के लाइन से ही पूछा गया है. आप देखिए कितना रिजेम्बलेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है NCERT की एक एक माइन्यूट लाइंस के. ठीक है, अगर यहाँ फिनोटिपिक चेंज करके जीनोटिपिक स्टेटमेंट में लिख देता, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग. ओके, सो ये करेक्ट हमारा स्टेटमेंट हो गया. लास्ट वाला क्या है, मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, तो ये हमारा नहीं होता, यहाँ पे प्लियोट्रॉपिक का नहीं होता डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज which hormone promotes internode or petiole elongation in deep water rice. यहाँ पे क्या है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे इथाइलिन होगा. ठीक है, तो इथाइलिन ही होते हैं ऐसे जो इस चीज के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, कैन सी हियर डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है. थोड़ा सा शॉर्ट में हम ब्रीफ आउट कर लेते हैं. जी गिबरेलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं. उनका क्या है, वो डिले करते हैं सेनेसेंस को. एक मेजर डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं बिटवीन इथाइलिन एंड जीए, दैट इज दे वन डिलेज सेनेसेंस, वन फैसिलिटेट सेनेसेंस. वो स्पीड कर देता है इथाइलिन सेनेसेंस के प्रोसेस को. ठीक है, सेनेसेंस मतलब एजिंग आउट. ओके, काइनेटिन आपको पता है साइटोकाइनिन का एक है, वो ये प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है. 2,4-डीऑक्सिन. ओके, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है इसका. ये जो ऑलरेडी डेड होने वाले हैं प्लांट्स, उसके डेथ को वो एक्सेलरेट कर देते हैं. सो दिस इज डिफरेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन, इथाइलिन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द इवल क्वार्टेट किस चैप्टर का पार्ट है? इफ यू रिमेंबर, इवल क्वार्टेट हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन जो कि है आपके सिलेबस में, उसका पार्ट है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा गया है, तो आपको याद होगा कि आपके एनसीईआरटी में 4 फैक्टर स्टेटेड है, राइट? तो 4 फैक्टर्स में से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट वन मेंशन भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट लाइन भी मेंशन है एनसीईआरटी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और फैक्टर्स है आपका एक्सप्लॉयटेशन. सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली. ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड. एग्जाम बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है, ह्यूमंस का जब नीड ग्रीड में चेंज हो जाए तो होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, जो इवल क्वार्टेट के अंदर आता है. ठीक है, नाउ थर्ड वन अगर आप बोला जाए तो एक होता है कि लोकेशन चेंज की वजह से जो होता है, सो दैट इज व्हाट, एलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन. मतलब कि एलियन स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन होता है उसमें भी ये पाया जाता है. मतलब कि एलियन स्पीशीज को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे डेथ हो जाता है ऑर्गेनिक स्पीशीज जो वहां रह रहे थे उनका. ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, चिचलेट फिश 200 स्पीशीज एक्सटेंट हो गए थे. क्यों? क्योंकि लेक विक्टोरिया जो ईस्ट अफ्रीका में है, वहां पे किसको इंट्रोड्यूस कर गया था, वहां पे इंट्रोडक्शन हो गया था नाइल पर्च ईस्ट अफ्रीका में. ओके, इन लेक विक्टोरिया. तो नाइल पर्च ने चिटलेट फिश के 200 स्पीशीज को एक्सटेंड कर दिया. ये है एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एंड लास्ट वन दैट इज को जो डिपेंडेंसी है. मान लीजिए कोई अगर टाइगर डियर खा रहा है और अगर डियर खत्म हो गया तो टाइगर भी खत्म हो जाएगा, राइट? बिकॉज उसको खाना नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाट, को एक्सटिंक्शन. तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, these 4 आर द इवल क्वार्टेट. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर. ओके, रिमेनिंग मैंने आपको बता दिया. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन विल बी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो. पहले आप मुझे ये बताइए कि इथिडियम ब्रोमाइड कहाँ यूज हो रहा है. ये तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी मैंने चैप्टर मेंशन कर दिया है, इजियर फॉर यू. खुद सोचिए कि किस चैप्टर में और किस सेक्शन में ये था. बायोटेक के किस सेक्शन में ये था. ये एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो प्रोसेस का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इस प्रोसेस को लाइक डीएनए को जब एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं उसके बाद उन्हें स्टेन किया जाता है. ठीक है, डीएनए को अलग अलग जगह पे उसके डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करने में. ठीक है, सो वहां पे इथिडियम ब्रोमाइड का यूज होता है. डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैंड्स ऑफ ऑरेंज कलर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, डीएनए बैंड्स ऑरेंज कलर. दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन, that is which micronutrient is required for splitting of water during photosynthesis. ठीक है, now if I look over this question, this is from mineral nutrition chapter. ठीक है, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. तो आप बोलोगे मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, इतने सारे पूछ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस. आउट ऑफ सिलेबस तो है,
लेकिन आपको अगर यहाँ दिखेगा फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में इस चीज के बारे में डिस्कशन हुई है कि मैंगनीज वो एलिमेंट है जो हेल्प करता है फोटोलाइसिस में. सो इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस अगेन, बट डेफिनेटली मिनरल न्यूट्रिशन में प्रेजेंट था, बट इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस यू मस्ट, आई थिंक यू मस्ट नो इट वेरी क्लियरली. नहीं जानते तो आप फैक्चुअल में याद कर लीजिए. करेक्ट आंसर इज मैंगनीज. ओके, नेक्स्ट वन इज द 10th क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन. मॉर्फोलॉजी का है ये क्वेश्चन, ठीक है. अब मॉर्फोलॉजी के इस क्वेश्चन में आपको दिखे, यहाँ डायग्राम मैंने अटैच किया, ये सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है. ये डायग्राम में एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखा रहा है. आपको दिख रहा है क्या, कितने सारे यहाँ पे मतलब लोब्स बने हुए हैं अलग अलग. दैट मीन्स ये मल्टीलॉक्यूलर हो गया, ठीक है. मल्टीलॉक्यूलर 3 है इसमें. नाउ इस पे बोला गया है कि विच आर द एग्जाम्पल्स, बेसिकली एग्जाम्पल्स कोट किया गया है. यहाँ पे यू नीड टू मेमोराइज, ये आपका मेमोराइज, जितना मेमोरी कैपेसिटी काम करेगा उतना आप एग्जाम में इसको ये कर पाओगे, ठीक है. स्टिल इफ यू शॉर्टलिस्ट आपको उससे भी मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो और लेमन तो आपको याद है, ठीक है. अब आप इसको छाटना है तो कैसे करोगे. चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, तीनों में से सबसे मैक्सिमम किस ऑप्शन में प्रेजेंट है. चाइना रोज यहाँ भी है, चाइना रोज यहाँ भी है, टोमेटो यहाँ है तो चाइना रोज नहीं है, ठीक है. बट चाइना रोज, लेमन यहाँ पे है एंड टोमेटो एक नहीं प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम जो है दैट इज प्रेजेंट इन 4th वन. नाउ वी हैव डाउट फॉर पेटूनिया. ओके, सो पेटूनिया कहाँ प्रेजेंट होता है. इसमें क्या एक कैच है, सोलेनेसी फैमिली जब हम पढ़ रहे थे, ओके, हम पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे चैनल में भी. ओके, सो सोलेनेसी फैमिली व्हेन वी वर रीडिंग, इन दैट केस व्हाट वी सॉ इज एग्जाम्पल में पेटूनिया था एंड प्रेजेंटेशन में एक्साइल मेंशन था. सो दिस इज द कैच. यहाँ पे अगर आपने एग्जाम्पल सही से याद किया है फैमिलीज में तो फिर आपको बिल्कुल याद आ जाता कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में ही पेटूनिया है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर उस अकॉर्डिंग आप देखें तो दैट इज 4th वन, चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन फॉर एक्साइल प्रेजेंटेशन. तो सारे प्रेजेंटेशन के वैसे आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स, और फैमिलीज से भी जरूर. अभी फैमिलीज ऐड भी हुए न्यू, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से करके जाना है. बट पुराने फैमिलीज को आपको छोड़ना भी नहीं है. आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है और अगर आपको मान लीजिए आता है अच्छे से, तो आप क्यों ना करें. तो वाई वी विल लीव दैट क्वेश्चन, डेफिनेटली विल गो फॉर इट. इतना बड़ा चैप्टर नहीं है. सो कुछ फैमिलीज है वो आप जरूर देख लीजिएगा. सो 10th क्वेश्चन पे हम थे, हमने कर लिया. 10 क्वेश्चंस का ये सेट रहेगा, सो हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट विल अगेन मूव फ्रॉम द 11th क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, जो भी हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे. आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो जितने भी वीडियोस है, जोलॉजी हो या बॉटनी हो. सो अगेन नेक्स्ट विल अपलोड मोस्ट प्रोबेबली बाय जोलॉजी विल अपलोड, तो वो आप देख लेना. आप धीरे धीरे 10 सेट्स में क्लियर करते जाओ ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी मिलता रहे, अपार्ट फ्रॉम ओनली क्वेश्चंस आल्सो व्हाट एल्स वी नीड टू नो मोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन जिससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. प्लस एनसीईआरटी हैज नो रिप्लेसमेंट. ओके, सो एनसीईआरटी को आप रोज पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए. Very soon we will be launching numerical series, diagram series. I will help you out in everything that like can come in examination and easy way में थोड़ा मैं present कर दूंगी आपको ताकि आपको याद हो जाए. So just stay connected. For that you need to subscribe the channel, like the video and share it to all the known people who are with you जो NEET का preparation कर रहे हैं. Help करिए so you will get helped. Okay, thank you so much.